नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बायजूस के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट 8 अगस्त को होने वाला है। जो भी स्टूडेंट आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस टेस्ट को दे सकते हैं और स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाकर के इस टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, EOS-03 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारतीय रक्षा बलों के लिए इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम EOS-03 की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसके बारे में ये कहा गया है कि यह पूरे देश का प्रतिदिन 4 से 5 बार इमेजिंग कर सकता है और इसीलिए इसका उपयोग नेचुरल डिजास्टर यानी कि बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी में किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि EOS-03 का उपयोग फसलों के पूर्वानुमान, फॉरेस्ट कवर यानी कि जंगलों के क्षेत्र में कितना चेंज हो रहा है उसके लिए किया जाएगा। तो मुख्यतः EOS-03 प्राकृतिक आपदाओं के वास्तविक समय निगरानी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और समुद्री विमानों की वास्तविक समय के आधार पर सूचना और उच्च समुद्रों में इसकी नौसैनिक संपत्तियों को नेटवर्किंग क्षमताएं प्रदान करता है। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि EOS-03 का इस्तेमाल खास करके प्राकृतिक आपदाओं में किया जाएगा, क्योंकि यह सैटेलाइट प्रतिदिन हमारे देश का 4 से 5 बार इमेजिन करने में सक्षम है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। और यहाँ पर एक तरफ द्वीप के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन देशों का नाम है जिनके ये द्वीप हैं। तो आइए एक एक करके तीनों कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें दिया हुआ है असम्पशन द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है सेशल्स। अगर हम मानचित्र में इन्हें देखें तो यहाँ पर है एजम्पशन आइलैंड और ये एजम्पशन आइलैंड सेशल्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सुमेलित है, यानी कि असम्पशन द्वीप जो है सेशल्स देश से जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है अगलेगा द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है मालदीव। अगर हम इसे मानचित्र में देखें तो यहाँ पर है अगलेगा द्वीप और ये अगलेगा आइलैंड मॉरिशस से जुड़ा हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि अगलेगा द्वीप के सामने लिखा हुआ है मालदीव, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। तीसरा जो द्वीप है वो है गादो द्वीप और उसके सामने लिखा हुआ है मॉरिशस। लेकिन आपको पता होगा कि गादो द्वीप मालदीव से जुड़ा हुआ है, मॉरिशस से नहीं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वही सुमेलित है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, नो प्लान टू हाउस इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगलेगा आइलैंड मॉरिशस। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगलेगा आइलैंड मॉरिशस से जुड़ा हुआ है, यहां से भी इस बात की पुष्टि होती है। यहां पर मॉरिशस ने यह जानकारी दी है कि मॉरिशस ने अगलेगा आइलैंड में कोई भी इंडियन मिलिट्री बेस बनाने के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, बनर्जी भारत के पहले राजनीतिक संगठनों में से एक भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे। तो ये बात बिल्कुल सही है।
अगर हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया था, जिसकी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसे हम भारत के पहले राजनीतिक संगठनों में से एक मानते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है बनर्जी ने द बंगाली अखबार प्रकाशित किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम था द बंगाली, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है बनर्जी ने 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों का समर्थन किया, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा समर्थित सविनय अवज्ञा की प्रस्तावित पद्धति के आलोचक थे। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का समर्थन किया गया था, जिसका कि अन्य भारतीय नेताओं ने विरोध किया था, जिसका कि उल्लेख इस कथन में किया जा रहा है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर दिए गए सारे के सारे कथन सही हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कार्य उनके द्वारा किए गए थे उसकी सारी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, आप इसे नोट कर लेंगे। और चूंकि आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त 1925 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी का निधन हुआ था, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन बनाया गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ समाचार में रहे महोत्सव उनकी चर्चा की गई है, और दूसरी तरफ ये महोत्सव किन राज्यों से जुड़े हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है संगाई महोत्सव, जिसके सामने लिखा हुआ है मणिपुर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये, और ये महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरे कथन में जिस महोत्सव का नाम लिया गया है उसका नाम है बेहदिन खलम, और उसके सामने लिखा हुआ है मिजोरम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये, जो कि मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, जिसका नाम है बेहदिन खलम, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन में लिखा हुआ है हर्निबेल महोत्सव। बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है, बार बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, और इसके सामने लिखा हुआ है नागालैंड। और आप सभी को पता होगा कि हर्निबेल महोत्सव नागालैंड का एक बहुत ही खास महोत्सव है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सुमेलित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सुमेलित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव की यहाँ पे चर्चा की गई है, और बार बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी कल के पीआईबी में आया है, जिसका शीर्षक है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारे के सारे महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़े हुए हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर बात हो रही है घाटे की बजट की, और आप सभी जानते होंगे कि घाटे का बजट तब बनता है जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। अगर घाटे के बजट को कम करना है तो सरकार के द्वारा 2 कदम उठाए जा सकते हैं। या तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले, या फिर अपने इनकम को बढ़ा ले। यहाँ पर जो पहला कथन है उसमें लिखा गया है राजस्व व्यय को घटाना, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसे कम करना। और अगर हम एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तो सरकार का जो घाटे का बजट है वो भी कम हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। ऐसा करके सरकार घाटे के बजट को कम कर सकती है। यहाँ पर जो दूसरा कथन उसमें लिखा गया है नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। अगर सरकार के द्वारा नई योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं तो वहां पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, यानी कि सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा।
और अगर उसके अनुपात में सरकार का इनकम नहीं बढ़ा है तो यहाँ पर जो घाटे का बजट है वो भी और ज़्यादा हो सकता है और बढ़ सकता है। तो बिना इनकम बढ़ाए अगर सरकार नई योजनाएं बनाती है तो यहाँ पर उसका बोझ बजट पर पड़ेगा और बजट का जो घाटा है वो और बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन में जो काम कहा जा रहा है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर घाटे के बजट को कम करना है तो आपको अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होगा या फिर एक्सपेंडिचर के अनुपात में अपने इनकम को बढ़ाना होगा। आप सभी जानते हैं जो सब्सिडी हमारे देश में दी जाती है वो युक्ति संगत नहीं है। कहने का आशय ये है कि जिन लोगों को सब्सिडी मिलना चाहिए सिर्फ उन्हें ही सब्सिडी दिया जाए, और ऐसा करने से सरकार के पास बहुत सारे पैसे बचेंगे और सब्सिडी को युक्ति संगत बना करके सरकार घाटे के बजट को कम कर सकती है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है आयात शुल्क को कम करना। अगर सरकार के द्वारा आयात शुल्क को कम किया जाएगा तो सरकार का जो इनकम है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो सरकार का जो घाटे का बजट है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो कोई कमी आई नहीं है, उल्टा हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, सरकार का इनकम कम हो गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सरकार ये काम नहीं कर सकती है। ऐसा करने से सरकार का जो घाटे का बजट है वो और बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर दिए गए जो 4 पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको करके सरकार अपने घाटे के बजट को कम कर सकती है, और वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाथ से मैला ढोने के ऊपर। इससे रिलेटेड एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है हाई कोर्ट सिक्स सेंटर रिस्पॉन्स ऑन पिटिशन ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग। यानी कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से हाथ से मैला ढोने के ऊपर कुछ जवाब मांगे गए हैं। हाथ से मैले ढोने का तात्पर्य शौचालयों और सीवरों से मानव मल को हाथ से साफ करना है, ले जाना है, निपटाना या संभालने से है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा भारत में कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और कहा जाता है कि निचली जातियों को जो है यह काम करना चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस प्रथा को खत्म करने के लिए मैला ढोने वालों का रोजगार और सूक्ष्म शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 लाया गया था, जहां पर हाथ से मैला ढोने को खत्म करने के लिए प्रावधान रखे गए थे। यहां पर कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर करता है तो यह एक आपराधिक कार्य है और उस पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। आप सभी जानते होंगे कि हाथ से मैला ढोने के कारण बहुत सारे जो मजदूर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बिना सेफ्टी के मजदूरों के द्वारा शिविरों में प्रवेश किया जाता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार के द्वारा हाथ से मैला ढोना की प्रथा को खत्म करने के लिए एक और अधिनियम लाया गया था हाल ही में, जिसका नाम था हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। तो भारत में इस प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज में हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है वो चलती आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे मजदूरों की मौत हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप उन टॉपिक्स को देख लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।